और इस प्रदेश की कहानी मतलब शुरू होती है करोड़ों साल पहले, जब यहाँ एक विशाल समुद्र लहराता था, जिसे हम टेथिस सागर के नाम से जानते हैं। अच्छा, टेथिस सागर। जी, ये पूरा मैदानी इलाका उसी टेथिस सागर का अवशेष है। और भूवैज्ञानिकों की भाषा में कहें तो ये राजस्थान का सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश है। सबसे नया। हाँ, मतलब ये सबसे आखिर में बना है। इसका निर्माण प्लिस्टोसीन काल में हुआ। प्लिस्टोसीन काल, यानी जूलॉजिकल टाइम स्केल पर देखें तो ये काफी नई बनावट है ना? और जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, ये अरावली के पूर्व में है और असल में भारत के विशाल गंगा यमुना मैदान का ही एक हिस्सा है। हाँ, जो पश्चिम की तरफ फैला हुआ है। तो इसका मतलब इसकी मिट्टी भी वैसी होगी। एग्जैक्टली! इसका निर्माण नदियों द्वारा लाई गई नवीन जलोढ़ मृदा से हुआ है। सोचिए, हजारों सालों से नदियां पहाड़ों से मिट्टी बहाकर यहाँ जमा कर रही हैं। ये मिट्टी बहुत बारीक और पोषक तत्वों से भरपूर होती है, इसीलिए ये इतनी उपजाऊ है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। पशु परिचर 2024 की परीक्षा में सीधे यही सवाल पूछा गया था। अच्छा। कि इस मैदान का निर्माण किस तरह की मृदा से हुआ है। और इसी उपजाऊपन की वजह से इसे खास नाम भी दिया गया है, राजस्थान का खाद्यान्न का कटोरा। जी, फूड ग्रेन बोल ऑफ राजस्थान। ये नाम ही इसकी अहमियत बता देता है। ये वो इलाका है जो पूरे राजस्थान का पेट भरता है। सही कहा। ये तथ्य भी उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 की परीक्षा में आ चुका है। अब अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो कहानी और भी साफ हो जाती है। ये प्रदेश राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का सिर्फ 23% है। सिर्फ 23%? हाँ, राज्य का लगभग 1/4 हिस्सा। लेकिन यहाँ राज्य की 39% जनसंख्या रहती है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। मतलब राजस्थान का 1/4 से भी कम हिस्सा, लेकिन आबादी लगभग 40%। जी, इसका सीधा मतलब है कि ये राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। अच्छा। यानी राज्य के बाकी हिस्सों के मुकाबले यहाँ लोग ज्यादा पास पास रहते हैं। और इसकी वजह साफ है, पानी की उपलब्धता और उपजाऊ जमीन। जहाँ जीवन जीने के साधन होंगे, सभ्यताएं वहीं बसेंगे। बिल्कुल, यही वजह है कि जयपुर, अलवर, भरतपुर जैसे बड़े शहर इसी क्षेत्र में है। अगर हम जिलों की बात करें तो इसमें कौन कौन से इलाके आते हैं? देखिए, परंपरागत रूप से इसमें जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा शामिल थे। ये तो पुरानी लिस्ट हुई। हाँ, लेकिन अब जिलों के पुनर्गठन के बाद हमें नए नामों को भी ध्यान में रखना होगा। बिल्कुल। अब इस लिस्ट में कोटपूतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा, डीग और ब्यावर जैसे नए जिले भी जुड़ गए हैं। तो तैयारी करते समय इस अपडेटेड लिस्ट पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और यहाँ का मौसम कैसा रहता है? जाहिर है मरुस्थल जैसा तो नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस प्रदेश की जलवायु आर्द्र, ह्यूमिड मानी जाती है। आर्द्र? जी, यहाँ सालाना औसत वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर तक होती है, जो खेती के लिए काफी अच्छी है। और जैसा हमने पहले बात की, यहाँ की प्रमुख मिट्टी जलोढ़ या दोमट है, जो गेहूं और सरसों जैसी फसलों के लिए सबसे बेहतरीन मानी होती है। बिल्कुल। तो जमीन उपजाऊ है, पानी भी है, जाहिर है यहाँ खेती खूब होती होगी। कौन सी फसलें यहाँ की पहचान है? यहाँ की प्रमुख फसलें हैं गेहूं, जौ, चना और सरसों। ये रबी की मुख्य फसलें हैं। इसके अलावा कुछ इलाकों में गन्ना भी उगाया जाता है। तो ये पूरा इलाका राजस्थान की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, कह सकते हैं। और इस पूरे मैदान को जीवन देने वाली नदियां कौन सी हैं? यहाँ की 4 मुख्य नदियां हैं: बनास, बाणगंगा, चंबल और माही। इन्हीं नदियों और इनकी सहायक नदियों ने मिलकर इस मैदान का निर्माण किया है। अच्छा। ये नदियां न सिर्फ मिट्टी लाती हैं, बल्कि सिंचाई और पीने के पानी का भी मुख्य स्रोत है। और एक आधुनिक तथ्य भी जोड़ लें कि राष्ट्रीय राजमार्ग 71B भी इसी प्रदेश से होकर गुजरता है, जो इसे देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। जी। अब इस मैदान की सीमाओं को समझना भी जरूरी है। हमारे स्रोतों में एक 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा का जिक्र है, जो इसकी पश्चिमी सीमा बनाती है। ये 50 सेंटीमीटर वाली लाइन, क्या ये कोई दीवार है या इसका मतलब कुछ और है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ये कोई जमीन पर खींची हुई लाइन नहीं है। ये एक क्लाइमेटिक बाउंड्री है, एक काल्पनिक रेखा। इस रेखा के पश्चिम में जाते ही बारिश 50 सेंटीमीटर से कम होने लगती है। अच्छा। और लैंडस्केप बदलने लगता है। हाँ, और लैंडस्केप धीरे धीरे अर्धशुष्क या एरिड होने लगता है।
तो एक तरह से ये वो रेखा है जहां से अरावली के दूसरी तरफ का सूखा राजस्थान शुरू हो जाता है। और बाकी सीमाएं? इसकी दक्षिणी पश्चिमी सीमा विंध्यन पठार से लगती है और पूर्व में तो ये विशाल गंगा यमुना के मैदान में ही मिल जाता है। तो ये 3 तरफ से प्राकृतिक रूप से घिरा हुआ है। जी। इतने बड़े और विविध मैदान को समझने के लिए क्या इसे और छोटे हिस्सों में बांटा गया है? हाँ, अध्ययन की सुविधा के लिए और नदियों के आधार पर इस पूर्वी मैदानी प्रदेश को 3 प्रमुख बेसिन में बांटा गया है। 3 बेसिन। पहला है बनास बाणगंगा बेसिन, दूसरा है चंबल बेसिन और तीसरा है मध्यमाही बेसिन। मध्यमाही बेसिन, जिसे 56 का मैदान भी कहते हैं। ये तीसरा नाम बहुत महत्वपूर्ण है। पशुधन सहायक 2022 की परीक्षा में इस पर सवाल आया था। तो चलिए एक एक करके इन बेसिन को समझते हैं। शुरुआत बनास बेसिन से करते हैं। ठीक है, बनास बेसिन जैसा कि नाम से ही जाहिर है, बनास और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया है। इसकी पश्चिमी सीमा वही 50 सेंटीमीटर वाली समवर्षा रेखा है। इस मैदान की एक खास बात यह है कि ये पूरी तरह सपाट नहीं है। यहाँ बीच बीच में छोटी छोटी अकेली पहाड़ियां मिलती हैं। अच्छा जी, जिन्हें इंसलबर्ग्स भी कहते हैं। इसी वजह से ये मैदान थोड़ा कटा-फटा या विच्छेदित डिसेक्टेड कहलाता है। इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर के बीच है। ये तो अरावली की तुलना में काफी नीचे हुआ। जी हाँ, ये एक निचला मैदानी इलाका है। अब इस बनास बेसिन को भी आगे 2 मुख्य भागों में बांटा जाता है। ओके। एक है मालपुरा करौली का मैदान और दूसरा है मेवाड़ का मैदान। चलिए पहले मालपुरा करौली का मैदान को समझते हैं। ये किस इलाके में पड़ता है? ये बनास बेसिन का उत्तरी भाग है, जो मुख्य रूप से टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में फैला है। टोंक और सवाई माधोपुर। जी, इसकी लोकेशन पर LDC 2018 में प्रश्न बना था, लेकिन इससे जुड़ा एक और बहुत ही रोचक तथ्य है। बताइए। एक भूविज्ञानी थे AM हेरोन। उन्होंने इस क्षेत्र को एक खास नाम दिया था, तृतीय पेनीप्लेन। थर्ड पेनीप्लेन। ये क्या होता है? सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है। इसे आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए कि करोड़ों साल पहले यहाँ कोई ऊंचा पर्वत था, जो लाखों साल तक हवा, पानी और नदियों से घिसते घिसते लगभग एक सपाट मैदान बन गया। उसे ही पेनीप्लेन कहते हैं। अच्छा। और AM हेरोन ने इसे तीसरा कहा, जिसका मतलब है कि उनके अनुसार ये प्रक्रिया जमीन पर कम से कम 3 बार हो चुकी है। वाह, मतलब हम आज जिस समतल मैदान को देख रहे हैं वो असल में एक प्राचीन पहाड़ का भूत है। बिल्कुल, ये भूगोल में इतिहास की कहानी जैसा है। इस मैदान की औसत ऊंचाई 280 से 400 मीटर्स है। ओके। ये जमीन नीचे से शिस्ट और नीस जैसी चट्टानों से बनी है और ऊपर उपजाऊ कांपीय मिट्टी की मोटी परत है। दूसरा हिस्सा मेवाड़ का मैदान, वो इसका दक्षिणी भाग है, जो भीलवाड़ा और शाहपुरा जैसे जिलों में फैला हुआ है। इसी में खैराड़ क्षेत्र भी आता है। खैराड़ क्षेत्र? हाँ, जो जहाजपुर भीलवाड़ा से लेकर टोंक जिले तक का इलाका है। फिर आता है बाणगंगा बेसिन, जिसमें जयपुर, दौसा और भरतपुर जिले शामिल है। और अगर हम पूरे पूर्वी मैदानी प्रदेश को देखें तो उदयपुर के उत्तर से लेकर दौसा और भरतपुर तक का यही पूरा इलाका सर्वाधिक उपजाऊ उपभाग माना जाता है। तो बनास और बाणगंगा के शांत और उपजाऊ मैदानों से अब हम एक ऐसे इलाके में चलते हैं जिसका किरदार बिल्कुल अलग है और शायद ज्यादा नाटकीय भी, चंबल बेसिन। हाँ, चंबल बेसिन का भूगोल बहुत ही यूनिक है। ये चंबल नदी द्वारा बनाया गया है और इसमें कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिले आते हैं। और इसकी पहचान? इसकी सबसे बड़ी पहचान यहाँ की उत्खात स्थलाकृति है। उत्खात स्थलाकृति यानी बैडलैंड टोपोग्राफी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है खराब भूमि, लेकिन ये बंजर नहीं है। ये वो जमीन है जिसे चंबल नदी ने अपनी ताकत से और तेज बहाव से काट छांटकर उबड़ खाबड़ बना दिया है। अच्छा। गहरी खाइयां, मिट्टी के टीले और नदियों के घुमावदार रास्ते, एक भूल भुलैया जैसा लैंडस्केप बन जाता है। इसी को स्थानीय भाषा में बीहड़, डांग या उत्खात भी कहते हैं। अच्छा, तो ये बीहड़ वाला इलाका है। इसी संदर्भ में मैंने सुना है कि धौलपुर को डांग का राजा और करौली को डांग की रानी कहते हैं। हाँ, ये स्थानीय लोक कथाओं का हिस्सा है जो इस क्षेत्र के भूगोल को दर्शाता है। ये तो बीहड़ों का शाही दरबार जैसा लगता है। और यही भूगोल यहाँ के समाज और इतिहास को भी आकार देता है। ये उबड़ खाबड़ बीहड़ दशकों तक डाकुओं के लिए छिपने की सबसे महफूज जगह थे।
वो इस भूल भुलैया वाले इलाके को किसी और से बेहतर जानते थे। बिल्कुल। तो क्या इस समस्या से निपटने के लिए कोई सरकारी कदम उठाए गए? जी हाँ, इसी सामाजिक आर्थिक समस्या को देखते हुए 1994-95 में डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। ओके, ये 8 जिलों की 21 पंचायत समितियों में चलाया गया। इसका मकसद सिर्फ सड़कें बनाना नहीं था, बल्कि इलाके का विकास करके कानून व्यवस्था की समस्या को भी हल करना था। तो ये एक भौगोलिक समाधान था एक सामाजिक मुद्दे का। सही कहा। इन बीहड़ों के बारे में कुछ और बताइए, ये बनते कैसे हैं? बीहड़ असल में नदी के कटाव से बनी गहरी खाइयां होती हैं। चंबल नदी जब पहाड़ों से उतरकर मैदानों में आती है तो उसका ढलान तेज होता है। नरम मिट्टी होने के कारण नदी आसानी से गहरा कटाव करती जाती है, जिससे ये खड्ड बन जाते हैं। और सबसे ज्यादा बीहड़ भूमि धौलपुर जिले में पाई जाती है। सबसे ज्यादा धौलपुर में? जी, हालांकि करौली, सवाई माधोपुर और कोटा भी इससे काफी प्रभावित है। तो ये एक तरह की प्राकृतिक समस्या है? हाँ, और इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 1989 में कोटा जिले में एक कंदरा विकास कार्यक्रम भी शुरू किया था। कंदरा विकास कार्यक्रम? जी, कंदरा यानी गुफा, ये बीहड़ों में बन जाती हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इन इलाकों को फिर से रहने और खेती लायक बनाना था, और ये एक हालिया परीक्षा कनिष्ठ विधि अधिकारी 2024 में पूछा गया सवाल है। अच्छा, तो ये अभी भी एक प्रासंगिक विषय है। बिल्कुल। चंबल के जंगली और उबड़-खाबड़ भीड़ों से निकलकर अब हम अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर चलते हैं, दक्षिण की ओर, माही नदी की घाटी में, जिसका अपना एक अलग ही रंग है। हम बात कर रहे हैं 56 बेसिन या माही बेसिन के। माही नदी एक अनोखी नदी है। ये मध्य प्रदेश से निकलती है, बांसवाड़ा के खांदू गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है और फिर दक्षिण की ओर मुड़कर गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और इसका बेसिन राजस्थान के किन हिस्सों में फैला है? इसका क्षेत्र मुख्य रूप से बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और दक्षिणी डूंगरपुर में फैला है। ये राजस्थान का दक्षिणी छोर है। ओके। और यहाँ की मिट्टी भी अलग है। ये लाल चिकनी मिट्टी है जो मक्का की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। इस क्षेत्र से कुछ खास नाम जुड़े हैं, जैसे कांठल और 56 का मैदान। इनका क्या मतलब है? कांठल का मतलब है किनारा। प्रतापगढ़ में माही नदी के किनारे पर बसे क्षेत्र को कांठल कहा जाता है। अच्छा, किनारे पर होने के कारण कांठल। जी, और 56 का मैदान नाम बहुत दिलचस्प है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच 56 नदियों, नालों और गांवों का एक समूह है। उसी पूरे क्षेत्र को 56 का मैदान कहते हैं। तो 56 का मतलब 56 गांवों या नालों से है। ये तो एक बहुत ही खास पहचान है। और एक और नाम है वागड़ प्रदेश। हाँ, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मिले जुले क्षेत्र को वागड़ प्रदेश कहते हैं, और यहाँ जो बोली बोली जाती है उसे वागड़ी कहते हैं। वागड़ी? जी, ये भीली बोली से काफी मिलती जुलती है। मतलब भूगोल यहाँ भाषा और संस्कृति को परिभाषित कर रहा है। वाकई ऐसा लगता है इस क्षेत्र का इतिहास बहुत पुराना है। बहुत पुराना। इस क्षेत्र को प्राचीन ग्रंथों में व्याघ्र घाट यानी बाघों का स्थान, व्याघ्र घाट, पुष्प क्षेत्र मतलब फूलों का प्रदेश, लाट प्रदेश और नागखंड जैसे कई नामों से जाना जाता है। ये नाम हमें बताते हैं कि ये इलाका हमेशा से कितना समृद्ध और महत्वपूर्ण रहा है। लाइक